हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे JSX क्या होता है और कैसे हम रिएक्ट के अंदर JSX का यूज कर सकते हैं, और फिर उसी के साथ हम बेबल भी देखेंगे, क्योंकि बिना बेबल के हम JSX लिख ही नहीं सकते हैं। एक्चुअल में बेबल है जो कि हमारे JSX को नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये सब हम एकदम अच्छे से देखेंगे, और फिर जब हम JSX यूज करेंगे अपने रिएक्ट एप्स में तो हमारा कोड बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज हो जाएगा और बहुत ही रीडेबल हो जाएगा, समझने में बहुत आसान होगा। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं, और यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है एक नए फोल्डर में। और यहाँ पे हमने क्या किया था, ये सब कुछ हमने रिएक्ट का यूज करके किया था। react डॉट क्रिएट एलिमेंट किया था हमने, ये कंटेनर एक क्रिएट किया था। फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, सेक्शन था, फिर उसके अंदर जो दूसरा वाला सेक्शन था वहाँ पे एक फॉर्म था। तो ये पूरा सब कुछ हो गया था, और रिएक्ट भी इसको रेंडर कर रहा था। जो रिएक्ट डॉम है ये पूरे एलिमेंट को रेंडर कर रहा था। हमने बोला था रूट डॉट रेंडर और कंटेनर। तो कंटेनर बेसिकली क्या था, कंटेनर एक रिएक्ट एलिमेंट है, और रिएक्ट एलिमेंट ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 5-6 प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसको हमने खुद से भी क्रिएट करके देखा था। तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि इसको हम JSX में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे अगर हमने देखा था कि अगर हम सीधा HTML टाइप में अगर कोई कोड लिखते हैं तो एरर आ जाता है। तो अभी मैं इस पूरे चीज को मैं कमेंट आउट कर देता हूं। ये पूरा कमेंट आउट हो गया है। अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं एक h2 क्रिएट करता हूं। फिर से मैं यहाँ पे h2 क्रिएट करता हूं, कॉन्स्ट h2, और इसको हम JSX का यूज करके क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं h2, ठीक है, और एकदम HTML की तरह मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं हेलो JSX, ये मैंने लिख दिया, और मैं रेंडर करवाऊंगा h2 को। तो इतना मैंने कर दिया है। अब आप गेस करो और बताओ क्या होगा। बेसिकली एरर आएगी। यहाँ पे बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट इसको समझ नहीं पा रहा है, बोल रहा है कि ये कौन सा चीज है, यह एंगुलर ब्रैकेट क्या है, इसको नहीं पता है। तो फिर इसी केस में हम यूज करते हैं बेबल। बेबल क्या करता है, चलो देखते हैं बेबल क्या करता है। हम बेबल का CDN यूज करेंगे अभी। चलो देखते हैं, हम सर्च करते हैं। पहले बेबल के वेबसाइट पे जाते हैं। बेबल देखते हैं क्या है ये। बेबल इज अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। तो ये बोल रहा है ये जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है। यूज नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट टुडे। ये बोल रहा है कि जो जावास्क्रिप्ट अभी आई भी नहीं है या बहुत ही नई जावास्क्रिप्ट है, तुम उसको यूज करो, और वो ट्रांसफॉर्म करके पुराने जावास्क्रिप्ट में कर देगा, जो कि सारे ब्राउजर्स में सपोर्ट करता है। एक तो ये नई जावास्क्रिप्ट को पुराने जावास्क्रिप्ट के वर्जन में कन्वर्ट करता है, और उसके साथ साथ ही ये JSX को भी जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। JSX को कन्वर्ट करके ये जावास्क्रिप्ट में react डॉट क्रिएट एलिमेंट में बदल देता है, ताकि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक समझ सके अच्छे से। तो चलो हम इसका CDN देखते हैं कैसे यूज करेंगे। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेबल और CDN। बेबल का CDN मैं यूज करूंगा यहाँ पे। और ये CDN जो है वो रिकमेंडेड तरीका नहीं होता है, अभी ये DevTools में वार्निंग देगा, लेकिन हम अभी CDN का यूज करके देखते हैं, क्योंकि CDN का यूज करके हमने सब कुछ किया है, रिएक्ट डॉम का भी यूज किया वैसे ही। तो चलो हम इसको CDN का यूज करके करते हैं। तो ये हमने कर दिया। अभी ये जो कोड है ये मिनीफाइड कोड है। अगर हम इसको न्यू टैब में ओपन करें ये पूरे लिंक को, मिनीफाइड कोड है। तो मैं यहाँ से मिन अगर हटा दूं तो नॉन मिनीफाइड कोड आ जाएगा। तो हम इस कोड को यूज करते हैं, क्या पता हमें कब जरूरत पड़ जाए हमें डिबग करने की, तो हम वहां पे जाके देखेंगे कि क्या कर रहा है वो। तो डिबग करेंगे, एक्चुअल में हम डिबग करेंगे। तो ये इतना कर दिया हमने, इसका CDN लिंक अटैच कर दिया। अब हम क्या करें, अब हम यहाँ यहीं पे बताया होगा कि ठीक है ये कर दिया। फिर उसके बाद देखो ये HTML में हमने ये अटैच कर दिया। उसके बाद योर कस्टम स्क्रिप्ट हियर। तो ये बोल रहा है जो तुम्हारी कस्टम स्क्रिप्ट है उसको तुम यहाँ पे ऐड करना, और वहां पे टाइप टेक्स्ट स्लैश बेबल ये करना है। यानी कि जो हमने जावास्क्रिप्ट अपनी फाइल अटैच की है, यहाँ पे हमें कर देना है टाइप टेक्स्ट स्लैश बेबल। इतना हमने कर दिया। देखो एरर चली गई, एरर गायब हो गई, और ये देखो ये हमारा चल रहा है मस्त। ये JSX मतलब हेलो JSX आ गया है। अब ये जो वार्निंग आ रही है ये बोल रहा है यू आर यूजिंग इन ब्राउजर बेबल ट्रांसफॉर्मर, बी श्योर टू प्री कंपाइल योर स्क्रिप्ट्स फॉर प्रोडक्शन। मतलब ये बोल रहा है कि जो तुम CDN लिंक यूज करके कर रहे हो इसको यूज करना अच्छी बात नहीं है,
तो हम दूसरी तरह से यूज़ करो, दूसरी तरह से भी हम देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं बेबल को। तो सही है, ये तो बहुत मस्त चीज़ है। हमने अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट स्लैश बेबल हटा दूँ, टेक्स्ट स्लैश बेबल हटा देता हूँ तो ये एरर दे रहा है, और अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश बेबल लगा देता हूँ तो एरर गायब हो गई है और हमारा कोड भी चल रहा है। अब ये कैसे हुआ, इसने क्या जादू किया ऐसा कि ये चल गया? क्योंकि हमारी जो script.js फाइल है, ये तो यहाँ पे तो यही लिखा है, यहाँ पे तो इसने कुछ नहीं चेंज किया। अगर हम सोर्सेस में जाएं और सोर्सेस में जो हमारी script.js फाइल है, यहाँ पे ये देखो पूरा जो हमने कमेंट किया था और ये h2 लिखा था, यही है, एज इट इज वैसे का वैसा ही है। तो फिर इसने तो कुछ चेंज ही नहीं किया, फिर कैसे चल रहा है? तो हम एक स्टेप पीछे जाते हैं, मैं एक स्टेप पीछे जाता हूं और मैं ये जो हमने script.js इसको इंक्लूड किया है बेबल का, इसको मैं हटा देता हूं। इसको मैंने हटा दिया। अभी आप देखना, उसको हटाने से भी एरर चली, मतलब इसको हमने हटा दिया और यहाँ पे भी मैं हटा देता हूँ एज इट इज, या मैं Ctrl+Z कर देता हूँ जैसा था पहले। ठीक है, मैंने Ctrl+Z कर दिया तो ऐसा था, एकदम स्टार्टिंग में एकदम ऐसा था और ये एरर आ रही है। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट स्लैश अनुराग, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। देखना, मैंने टेक्स्ट स्लैश अनुराग लिखा, एरर चली गई, खत्म एरर गई। ठीक है, मैं टेक्स्ट स्लैश प्रोकोडर लिख देता हूँ, एरर गई। तो ये क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे बेसिकली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट टाइप की जो वैल्यू होती है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट होता है। ठीक है, जब ये जो टाइप की वैल्यू है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट है, तभी ये इसको जावास्क्रिप्ट की तरह ट्रीट करता है, यानी कि तभी ये जावास्क्रिप्ट के रूप में इसको यूज करता है, इसको रन करता है। जब हम इसको टेक्स्ट स्लैश कुछ भी कर देते हैं, मैं टेक्स्ट स्लैश ABCDEFGH कुछ भी कर दूंगा, तो इसको ये रिक्वेस्ट ही नहीं करेगा और इसको रन भी नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क टैग में जाऊं और देखो, यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट ही नहीं किया, ये बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं है किस टाइप की फाइल है ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये ब्राउजर को पता नहीं है कि ये जावास्क्रिप्ट है और इसको रन भी नहीं करेगा। यहाँ पे देखोगे अगर, तो ये इंस्टॉल जो हुक है, ये इससे शायद जो इसका एक्सटेंशन है ना रिएक्ट डेवलपर टूल्स का, मैं इसको यहाँ पे पिन कर देता हूँ, रिएक्ट डेव टूल्स का, इसको इसका एक्सटेंशन है शायद, ये यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल हुक, इसको मतलब ये एक्सटेंशन के कारण से आ रहा है। बाकी जो हमारी JS फाइल है, ये react.js और react.js ये दोनों यहाँ पे आ रही है। हमारी जो टेक्स्ट स्लैश मतलब SDL ये जो है, ये नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश अनुराग कर दें, प्रोकोडर कर दें, कुछ भी कर दें, तो नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट कर देता हूँ तो आ जाता है, ये देखो। तो ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है इसको और फिर इसको एक एक लाइन करके रन करता है, और एरर तभी आएगी जब हमारा कोड रन होगा। यानी कि जब हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं तो हमारा कोड ही नहीं रन होता है। यानी कि हम यहाँ पे बेबल लिख दें तो भी BABEL, तो भी हमारा कोड रन नहीं होगा। तो यही हो रहा है, हमारा कोड रन ही नहीं हो रहा है, एरर नहीं, मतलब मतलब एरर आएगी ही नहीं, हमारा ब्राउजर इसको रिक्वेस्ट भेजेगा ही नहीं, उसको पता नहीं है कि ये क्या है। और मतलब मैंने बोला कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट जो होता है वो टाइप बोलता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, टेक्स्ट जो होता है बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट होता है। अगर हम इसको एम्प्टी कर देते हैं तो चल जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा अपने आप। यहाँ पे और भी कुछ वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे मॉड्यूल हो सकता है, मॉड्यूल रहेगा तब भी ये रन करेगा और तब भी एरर देगा। और अगर आपको ज़्यादा सीखना है इस बारे में तो आप गूगल पे सर्च करिए टाइप एट्रीब्यूट स्क्रिप्ट टैग, ये अगर करेंगे तो आपको MDN का लिंक मिल जाएगा। और स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट टैग में ये जो टाइप एट्रीब्यूट है, इसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे हम, यहाँ पे देखो तो टाइप के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं कि क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। टाइप मॉड्यूल हो सकता है, इंपोर्ट मैप हो सकता है, ब्लॉकिंग हो सकता है, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसी में एक टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट होता है, और ये होता है फाइल का टाइप, बेसिकली किस टाइप का कोड है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, और फिर मैंने वहाँ पे क्लिक किया है तो ये बोल रहा है टेक्स्ट स्लैश मतलब जावास्क्रिप्ट हम कर सकते हैं। HTML करेंगे तो मतलब जावास्क्रिप्ट की तरह रन नहीं करेगा। और यहाँ पे अगर हम इस पे क्लिक करें
तो ये अलग अलग फाइल्स की क्या क्या टाइप होती हैं यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कहीं लिस्ट होगा। ठीक है, ये मैं देखता हूं, ये है पूरा लिस्ट। यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे टाइप, मैं यहाँ पे सर्च करता हूं टाइप स्लैश जावास्क्रिप्ट, ये टाइप स्लैश, शायद ये बैक स्लैश होगा, टाइप नहीं टेक्स्ट होता है, मैं टाइप कर रहा हूं टाइप स्लैश, टाइप फिर से बोल रहा हूं टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। तो ये देखो यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट का जो टाइप होता है वो टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट होता है। और ये सारे मतलब एक फाइल का क्या टाइप हो सकता है, यहाँ पे हर एक फाइल का टाइप होगा। अगर हम यहाँ पे पीएनजी सर्च करेंगे, पीएनजी, तो पीएनजी एक इमेज का फॉर्मेट होता है ना, वो भी हमें मिल जाएगा यहाँ पे, वो पीएनजी, इसका जो टाइप होता है इमेज स्लैश पीएनजी ये होता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो फाइल्स होते हैं उनका क्या फॉर्मेट होता है, उसको कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, बेसिकली इसको मिम टाइप बोलते हैं। मिम टाइप का मतलब होता है मीडिया टाइप, ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन ये होता है मिम टाइप का। तो ये अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश बेबल नहीं है, यहाँ पे अगर हम बेबल करें तो टेक्स्ट स्लैश बेबल कोई वैलिड चीज नहीं है, ये बस बेबल खुद के लिए समझने के लिए रखा है। ये कुछ इस तरह से जैसे टेक्स्ट स्लैश अनुराग, तो बेबल ने क्या किया, बोल दिया कि तुम ये एट्रीब्यूट लगा दो तो हम इसका टेक केयर कर लेंगे, हम इसको कुछ करेंगे। तो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट लगा दिया, हमने जैसे एट्रीब्यूट लगाया ये कोड रन होना बंद हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बेबल को इंक्लूड करते हैं, देखो मैं यहाँ पे बेबल को इंक्लूड करता हूँ और यहाँ से मिन वाला ये हटा देता हूँ ताकि डेवलपमेंट वाला वर्जन रहे। तो अब हम सोर्स में अगर चल के देखेंगे, सोर्स नहीं नेटवर्क में, तो देखो यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट जाने लगी होगी, ये script.js को रिक्वेस्ट गई है। और रिक्वेस्ट किसने भेजी है, ये ट्रांसफॉर्म स्क्रिप्ट टैग्स.js ऐसा कुछ करके होगा, .ts है एक्चुअल में, तो रिक्वेस्ट यहाँ से गई है। तो बेसिकली ये जो फाइल है हमारी, क्या बोलते हैं, जो हमारी फाइल हमने इंक्लूड की है CDN का यूज करके, इसने और कई सारी फाइल्स को इंक्लूड किया होगा, तो वहां से रिक्वेस्ट ये भेजी गई है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये देखो वो फाइल खुल गई है और यहाँ से XHR रिक्वेस्ट भेजी गई है। अब ये सब आपका काम है, आप इसको डिबग करो और देखो। तो बेसिकली वो रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट भेजने के बाद इसको चेंज करता है और चेंज करके मतलब रिक्वेस्ट भेज लेता है, उसको एक टेक्स्ट की तरह पूरा का पूरा मिल जाता है। ये मैं एक बार के लिए इस पूरे चीज को अगर रिमूव कर दूं, मैं पूरे के पूरे उस चीज को रिमूव कर देता हूं और मैं बस ऐसे ही रखता हूं, ठीक है। और मैं यहाँ पे भी रिमूव कर देता हूं, अभी Ctrl Z कर देंगे हम, मैं यहाँ पे कंसोल लॉक कर देता हूं H2, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अभी हम कंसोल में अगर आके देखेंगे तो एकदम चल रहा है और ये मतलब सही से ये एरर नहीं दे रहा है। अगर हम नॉर्मली किए होते, यहाँ पे टाइप टेक्स्ट बेबल नहीं लगाए होते, तो ये एरर दे देता। तो ये चल रहा है और यहाँ पे ये अगर हम क्लिक करेंगे तो बोल रहा है कि ये script.js से ही लाइन नंबर 2 से आया है। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, और एग्जीक्यूट हो रही है तो फिर ये एरर देना चाहिए इसको। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये मतलब जो बेबल है वो हमारे फाइल को रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट करने के बाद वो ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म करके क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करके वो अलग से react.create एलिमेंट कर देता है। तो हमें कहीं दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा और यहाँ पे हेड टैग को ओपन करो, ये ओपन हो गया। और यहाँ पे हमने जो सबसे लास्ट में ऐड किया अपने HTML के अंदर वो है ये टेक्स्ट स्लैश बेबल, ये टेक्स्ट स्लैश बेबल हमने ऐड किया है। उसके नीचे अगर देखोगे तो एक और स्क्रिप्ट टैग लगा है, और इसको अगर ओपन करोगे तो ये देखो यूज स्ट्रिक्ट लिखा है और फिर var h2 लिखा है, const h2 नहीं लिखा है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, const h2 var h2 लिखा है, और फिर ये कुछ प्योर लिखा है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। फिर देखो वही चीज लिखा है ना, react.create element, है ना। फिर ये जो सेकंड वैल्यू हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, ये नल पास कर रहा है, हमने यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास किया, मतलब यहाँ पे तो हमने कुछ पास ही नहीं किया है, तो इसने नल पास कर दिया है। और फिर hello JSX जो थर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो देखो इसने react.create element में कन्वर्ट कर दिया है
और फिर यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है सोर्स मैपिंग यूआरएल डेटा, फिर ये करके फिर ये पता नहीं क्या इतना लंबा सा लिखा है। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअल में होता है सोर्स मैप। तो सोर्स मैप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से क्या होता है। बेसिकली ये अलाउ करता है हमें एक्चुअल में डिबगिंग करने के लिए, जैसे कि एक्चुअल जो हमारा कंसोल लॉग आया है यहाँ से आया है index.html के अंदर, ये हमने जब स्क्रिप्ट को इम्बेड किया है तो यहाँ से आया है, लेकिन हमारे कंसोल के अंदर ये बोल रहा है कि तुमने script.js के अंदर से कंसोल किया है, मतलब प्रिंट किया है। तो ये कैसे हुआ, ये हुआ है इसी सोर्स मैप के कारण। अगर हम यहाँ पे सेटिंग पे जाएं और यहाँ पे ये इनेबल जावास्क्रिप्ट सोर्स मैप्स, इसको मैं अगर डिसेबल कर देता हूँ, मतलब बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, मैंने उसको ऑफ कर दिया। फिर अगर हम कंसोल में जाते हैं तो ये देखो, ये जो बोल रहा था ना script.js से प्रिंट होके आया है, ये चेंज हो गया। ये बोल रहा है तुमने यहाँ से किया है, VM करके आ रहा है। और बेसिकली ये हमारा यही है, मतलब यहाँ से ये एक्चुअल अब हमें कोड दिख रहा है जो बेबल ने ट्रांसफॉर्म किया था, वो अब हमें दिख रहा है। तो इस तरह से हम डिसेबल करके देख सकते हैं, लेकिन हम अभी इसको इनेबल कर देते हैं। इसको हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सोर्स मैप क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और बेसिकली क्या होता है ओवरऑल सोर्स मैप, और कैसे ये जनरेट होता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इतना हमें समझ में आ गया कि ये जो बेबल का कोड हमने इंक्लूड किया है, ये इसको हम चाहें तो हम डाउनलोड करके, जैसे हमने और सारा कोड रखा है, इसका भी कोड रख सकते हैं। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। वही बेबल वाला कोड है, मैं इसको Ctrl+A Ctrl+C और मैं यहाँ पे कर देता हूँ babel.js। मैंने ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और बेबल का कोड देखो कितने लाइन का है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,54,000, ठीक है। इतना बड़ा कोड है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कोड है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा कोड है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सोर्स, और ये कुछ एरर आ रही है, क्या एरर हो सकती है। मैंने पूरा का पूरा तो कॉपी पेस्ट किया, एक बार मैं देख लेता हूँ। मैं इस फाइल को एज इट इज सेव कर देता हूँ, यहाँ पे ये सेव कर दिया है ताकि कोई एरर ना आए। कॉपी पेस्ट में हो सकता है दिक्कत हो जाए। यहाँ से मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, और जो डाउनलोड्स में डाउनलोड किया है मैंने, वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर ले आता हूँ। तो ये फाइल मैंने यहाँ पे पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, और देखते हैं अभी साइज तो उतना ही बड़ा होगा, और अभी एरर नहीं आ रही है, शायद कॉपी पेस्ट में कोई दिक्कत होगी। और यहाँ पे सोर्स मैपिंग करके दिखा रहा है babel.js.map, ये क्या है, ठीक है। तो ये वही है, अभी ये वार्निंग देगा हमारे DevTools के अंदर। तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है, और मैं यहाँ से ना इंक्लूड करके मैं babel.js ये कर देता हूँ। ये कर दिया। जैसे मैंने ये किया, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे ये DevTools failed to load, ये बोल रहा है कि DevTools को ये मिला नहीं है babel.js। तो यहाँ से हम इस चीज़ को अगर हटा दें तो ठीक है, तो ये मतलब कोई दिक्कत नहीं देगा। ये मतलब जो वार्निंग आ रही थी दूसरी वाली, वो वार्निंग चली जाएगी। तो ठीक है, इतना हटा दिया मैंने। अभी अगर हम देखें तो ये जो है script.js से प्रिंट होके आ रहा है, ये भी सही है और चल रहा है एकदम अच्छे से चल रहा है। तो हम एक बार देखते हैं कि ये बेबल इसको कैसे एक एक लाइन करके समझता है और फिर उसको react.createElement में करता है। तो आप चाहें तो आप खुद ही देख सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर नेटवर्क टैब में आपको जाके दिखाऊं तो इसने यहाँ से जो रिक्वेस्ट गई है, ये इसने कहाँ से भेजी है, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो ये यहाँ से इसने रिक्वेस्ट भेजी है। यानी कि हम यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा उसके लिए हम यहाँ पे डिबगर लगा सकते हैं। और ये पूरा एकदम से मतलब कलरफुल नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है? शायद बहुत बड़ी फाइल है, इसकी वजह से हो सकता है। मैं एक बार रिलोड करता हूँ और फिर जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा तो हाँ, ये कलरफुल हो गया। बहुत बड़ी फाइल थी इसलिए कलरफुल नहीं हुआ था। तो मैंने यहाँ पे डिबगर लगा दिया, ये रिक्वेस्ट भेजी गई है, फिर यहाँ पे कहीं रिस्पॉन्स आएगा, ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट है। तो अभी मैं अगर आगे बढ़ाऊँ इसको, मैं यहाँ पे सीधा डिबगर लगाता हूँ ताकि जब रिस्पॉन्स आ जाए एक्चुअल में तब हम देखें क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स कुछ आया होगा। एक मिनट, मैं इस पर हवर करता हूँ या इस तरह से करता हूँ। ये देखो हमारी जो पूरी की पूरी फाइल है, एक स्ट्रिंग के रूप में रिस्पॉन्स आया है इसका। ठीक है, हमने पूरी फाइल में क्या लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है।
अभी मैं इसको कंट्रोल Z करके वैसा कर देता हूँ। कैसा? मैं यहाँ से H2 को भी हटा देता हूँ और कंटेनर हमारा जैसा का जैसा था वैसा कर देता हूँ। तो ओके, यहाँ पे तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट है, तो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आएगा हमारा पूरा का पूरा वैसा वैसा टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो, पूरा का पूरा फाइल जो है हमारा एज अ स्ट्रिंग ये लेके आ रहा है। यानी कि जब एज अ स्ट्रिंग आ रहा है तो ये अभी ये तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है तो इसको ऐसे ही आउटपुट कर देगा। लेकिन हमारा अगर कोई भी स्पेशल होता, जैसे कि हम यहाँ पे वो कर सकते हैं, एक बार मैं यहाँ पे डिबगर को रन कर देता हूँ और मैं इसको, ये पूरा का पूरा हमारा डिव था, कंटेनर था। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, मैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट हटा देता हूँ पूरा का पूरा, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और मैं इसको फिर फॉर्मेट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये फॉर्मेट नहीं हो रहा है, एक बार HTML में रख के फॉर्मेट करेंगे जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। सीधा जावास्क्रिप्ट में रख के फॉर्मेट नहीं हो रहा है, तो इतना मैंने फॉर्मेट कर लिया है और यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँगा इसको, ये कंटेनर तक मैं कट कर लेता हूँ और फिर से मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने रखता हूँ। इसको हटा के इसको मैं रखता हूँ, शिफ्ट अल्ट F करके और भी फॉर्मेट कर देता हूँ। तो अब देखना, ये जो डिबगर है, अगर हम डिबगर को हटा दें, मैंने डिबगर को पूरा हटा दिया, तो ये बोल रहा है कि इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी फॉर डिड यू मीन HTML फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने कॉपी किया है तो चीज़ें यहाँ पे फॉर हो गई हैं, मतलब ये फॉर था और हमें क्या करना है HTML फॉर। मैं इसको चेंज करके करता हूँ HTML फॉर, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ही देखा है ये एक्चुअल में हम लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। देखने में लग रहा है HTML, लेकिन हम लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। और जहाँ जहाँ भी क्लास है मैं कंट्रोल D करके सारा क्लास नेम कर देता हूँ। तो इतना हो गया है। और फिर क्या यहाँ पे दिक्कत है, और भी कहीं फॉर है क्या? ये चीज़ मैंने तो चेंज कर दी HTML फॉर। हाँ, यहाँ पे भी HTML फॉर करना होगा, HTML फॉर ये कर दिया। और इमेज पे क्या है, इमेज कंपोनेंट स्टाइल प्रॉप। ठीक है, यहाँ पे जो स्टाइल है, स्टाइल कहाँ गया, हाँ यहाँ पे जो स्टाइल है इसको हमें की वैल्यू पेयर्स में देना है, जैसे कि हमने वहाँ पे दिया था। तो एक बार मैं कंट्रोल Z करके कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं पूरा कॉपी करता हूँ और कंट्रोल Z करके वहाँ से स्टाइल्स कॉपी कर लेता हूँ। ऐसा था ना ये पूरा स्टाइल, तो ऐसा हमें करना है। तो मैं ये कर देता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू, इस तरह से ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे मतलब स्टाइल इज इक्वल टू, ये हमें एक्चुअल में यहाँ पे अभी दो बार करली ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कॉमा है, इसको हटा देते हैं, कॉमा की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 बार करली ब्रैकेट क्यों लगाने की जरूरत पड़ी अभी हम देखते हैं। ठीक है, और ये हमारा चल गया है, मैं इसको सेव करता हूँ। तो एकदम सही चल रहा है, ये एकदम मस्त चल रहा है। अभी मैं यहाँ पे आके फिर से मैं अगर यहाँ पे डिबगर लगाऊँ तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरा हमारा रिस्पॉन्स आया है, XHR.text का रिस्पॉन्स, ये पूरा का पूरा एज इट इज टेक्स्ट आ गया है। तो बेबल क्या करेगा, ये देखेगा, जैसे ही देखेगा ये एंगुलर ब्रैकेट, ये इसको बोलेगा, इसको समझ आ जाएगा कि शायद रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो वो चेंज करके इसको रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर देगा। ठीक है, और फिर ये सारी चीज़ों को देख के उसको लगेगा कि ये प्रॉप्स हैं सारे, तो इसको प्रॉप्स में डाल देगा। तो अगर हम यहाँ से डिबगर हटा के एक बार रिलोड करें और एलिमेंट्स में जाएं और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट जो ये अटैच करता है क्रिएट करके, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वैसे ही किया है। देखो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, फिर क्लास नेम ये डाल दिया, ये डाल दिया, फिर यहाँ पे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट सेक्शन क्रिएट किया है इसने। ठीक है, और फिर सेक्शन के बाद ये देखो, मतलब सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सेक्शन हो गया। फिर सेक्शन का जो चाइल्ड है खुद, उसके चाइल्ड में इसने इनपुट ग्रुप डाल दिया है। और मतलब बेसिकली ये दूसरा सेक्शन है, दूसरे सेक्शन में इनपुट ग्रुप है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वैसा ही किया है जैसा हमने किया था। अगर मैं इस चीज़ को कॉपी कर लूँ, इस चीज़ को पूरा का पूरा कॉपी कर लूँ और मैं फिर से इसको रिप्लेस करूँ तो वही रहेगा जो पहले था। यहाँ पे अगर मैंने पेस्ट कर दिया तो
ये लाइन यहाँ से हटा देते हैं। तो इसने वैसे ही किया है, बस ये प्योर करके लगा देता है, बाकी वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था। हम अगर इस प्योर को हटा दें, जो भी इसने प्योर लिखा है, तो ये देखो इसने भी एकदम ऐसे ही किया जैसे हमने किया था, और भी यहाँ पे प्योर लिखा है इसने। तो इतना लंबा, मतलब ये जो कोड है इतना लंबा, लगभग हमारा 40 लाइन का था, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इंडेंटेशन है, ज़्यादा फॉर्मेटिंग है, तो ये 60 लाइन्स में आ गया है। लेकिन जब हम JSX लिखते हैं, मैं अगर कंट्रोल Z करूँ तो ये देखो 27 लाइन्स में ये सारा कोड आ गया, 28 लाइन्स में, और ये पढ़ने में भी एकदम HTML की तरह है। ठीक है, तो इस तरह से हम JSX लिख सकते हैं, JSX हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये बहुत ही मस्त है, एकदम सही चल रहा है, एकदम पूरा हमारा ये बन गया है। और बेबल ने क्या किया है, बेबल ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, बेबल ने उसको ट्रांसफॉर्म करके एकदम react.create एलिमेंट कर दिया है, जो कि हमारा ब्राउजर आराम से पढ़ सकता है। और ये स्क्रिप्ट ये स्क्रिप्ट हमारा ब्राउजर नहीं रन कर रहा है, ये स्क्रिप्ट बेबल रन कर रहा है। बेबल अपने हिसाब से रन करके उसको ट्रांसफॉर्म करके फिर हमारे ब्राउजर में एम्बेड कर रहा है, और फिर उस हम देख पा रहे हैं एकदम सही से। और हम यहाँ पे अगर console.log लिखते हैं, कुछ भी console log कंटेनर, अगर हम ये करते हैं कंटेनर, तो ये देखो एकदम वैसे ही यहाँ पे भी एलिमेंट है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था, जैसा कि हमने जब react.create एलिमेंट किया था तो भी उसने भी यही दिया था, और जब हम JSX यूज कर रहे हैं तो ये भी वही दे रहा है। लेकिन ये एक्चुअल में लाइन नंबर 30 यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है कि लाइन नंबर 30 से प्रिंट हो क्या आ रहा है, और तुम्हारा ये है यहाँ पे रन हो रहा है script.js। और यहाँ पे अगर हम डिबगर लगा भी देंगे तो रुक भी जाएगा, यहाँ पे देखो ये रुक गया है। लेकिन एक्चुअल में हमारा ये लाइन रन ही नहीं हो रहा, ये हमारी फाइल रन ही नहीं हो रही ब्राउजर के अंदर। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सोर्स मैप का यूज किया है। सोर्स मैप यहाँ पे मतलब हमने नहीं यूज किया है, बेबल ने यूज किया है। तो इसको हम एकदम अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सोर्स मैप क्या होता है, कैसे बेबल उसको यूज करता है। नहीं तो इसी वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में हम देख लेंगे, अगर टाइम रहेगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो ही बना दूंगा, अलग से वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके ऊपर, सोर्स मैप के ऊपर, कि सोर्स मैप क्या होता है, कैसे काम कर रहा है। तो सही है, बेसिकली इसमें हर एक लाइन को मैप कर दिया गया है कि किस लाइन से उठाया है उसने, बेबल ने कौन सी लाइन किस लाइन को रिप्रेजेंट करती है एक्चुअल फाइल में, ताकि डिबगिंग के लिए आसान हो जाए। तो सही है, ये काफ़ी सही है। अगर हम यहाँ पे डिसेबल कर देंगे सोर्स मैप को तो यहाँ पे रुकेगा भी नहीं। मैं बस एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, एक बार मैं फिर से डिसेबल कर देता हूँ, मतलब इनेबल जो चेक था उसको मैंने अनचेक कर दिया। और यहाँ पे, अरे ये तो यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो मैंने डिबगर वहाँ लगाया था, मैंने script.js के अंदर लगाया था, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है, ये जहाँ पे एक्चुअल कोड था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ डिबगर, और मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ, इनेबल सोर्स मैप, ये कर दिया, तो ये देखो बदल गई, तुरंत फाइल बदल गई अपने आप। तो ये सोर्स मैप एकदम अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है। अभी इस वीडियो में हम JSX और बेबल देख रहे हैं, तो सही है। अभी आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज करके फिर ऑब्जेक्ट दिया है ना। यहाँ पे मैंने स्टाइल के बाद मुझे पूरा ऑब्जेक्ट देना चाहिए एज इट इज, लेकिन मैंने करली ब्रैकेट का यूज करके ऑब्जेक्ट दिया है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, मैं इसको एकदम कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, मैं h2 लिख देता हूँ, या h1 या h2 ही लिख देते हैं, और मैं h2 ये क्रिएट कर देता हूँ, h2 इस तरह से। और इसके अंदर मान लो मुझे किसी वेरिएबल को दिखाना है, मान लो मैं हेलो, और फिर एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, या यूज़र, इस तरह से कर देता हूँ। तो अगर मुझे दिखाना है हेलो यूज़र, तो यहाँ पे मैं कैसे दिखा सकता हूँ, एक JSX के अंदर मैं कैसे एक जावास्क्रिप्ट की वैल्यू डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे यूज़र लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र, तो यहाँ पे, और इसको मैं रेंडर भी करवा देता हूँ, और जो भी ये है console log, और ये डिबगर हटा देता हूँ यहाँ से। एक बार रिलोड करते हैं, देखते हैं कहाँ रुकता है। ठीक है, डिबगर अपने आप हट गया। तो ये देखो हेलो यूजर एज इट इज आ गया।
मुझे यूज़र की वैल्यू प्रिंट करवानी है। यहाँ पे अनुराग अगर लिखा है तो अनुराग प्रिंट करवाना है, तो उसको क्या करना होगा हमें, अगर हमें फिर से जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है यहाँ पे, तो हमें करली ब्रैकेट लगाना है। बस हम करली ब्रैकेट लगा देंगे, ऑटोमेटिक ये जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को यहाँ पे मतलब चेंज कर देगा, इसको एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में कर देगा। ठीक है, अगर हम इसको चल के यहाँ पे देखें तो देखते हैं कैसे किया है इसने। ज़रा हम भी चल के देखते हैं क्या किया है इसने। तो इसने ये किया है, यहाँ पे अलग अलग मतलब चिल्ड्रन को पास कर दिया है। जैसे हमने मैं देखो क्या किया है इसने, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट h2 नल हेलो और फिर कॉमा यूज़र करके ये पास कर दिया। यहाँ पे हम मतलब एक एरे भी डाल सकते हैं और कॉमा करके मल्टीपल एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बोल्ड टैग यूज़ कर लेता हूँ, मैं यूज़र नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे बोल्ड टैग डाल देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे ये सजेशन नहीं दे रहा है। ये जो हमारा एमेट है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सजेशन नहीं दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे h2 करके कंट्रोल स्पेस दबा रहा हूँ तो ये सजेशन नहीं दे रहा है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए एक सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे एमेट का देखते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, हम देखते हैं एमेट ये किस किस लैंग्वेज को सजेस्ट करेगा। यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं। तो ऐड आइटम, ठीक है, ये है जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ठीक है, यहाँ पे तो एडेड है। अच्छा, अगर हमें जावास्क्रिप्ट करना है और जावास्क्रिप्ट रिएक्ट करना है तो हमें इसको ऐड करना होगा। किस तरह से, की क्या रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी, ओके, ये हमें की ऐड कर देनी है और ये हमें वैल्यू ऐड कर देनी है। ऐड करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। यहाँ पे मैंने एमेट सर्च किया और इधर इंक्लूड लैंग्वेजेस यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब मैं h2 करके अगर स्पेस दबाता हूँ तो अभी भी ये चल नहीं रहा है, आने लगा, आ गया h2, अरे h2 यहाँ पे तो दिखा रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन, ये आ रहा है सेशन, सही है, चल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक बोल्ड टैग डालता हूँ और हाँ, जैसे मैं बोल्ड टैग के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ हाय, तो देखो ये जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है ये इसने एक तो यहाँ पे ये डाला है हाय और फिर उसके बाद ये ओके एक हेलो डाला है, ठीक है, हेलो के बाद फिर ये कॉमा लगा कि ये एरे नहीं पास कर रहा है। हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि एरे पास करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉमा लगा के कितनी भी वैल्यूज डाल सकते हैं। तो ये कॉमा लगा के डाल रहा है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर रहा है और फिर बोल्ड टैग कर रहा है। तो इसी तरह से मतलब इसको भी कर रहा है। जब हम यहाँ पे मतलब ये करते हैं यूज़र, करली ब्रैकेट जब हम यूज़र करते हैं तो एक कॉमा लगा के एज इट इज़ पास कर देता है यहाँ पे, तो यूज़र इसका दूसरा चिल्ड्रन हो जाता है। यहाँ पे हेलो हो गया था ऑलरेडी, हेलो और फिर अनुराग, ये दो अलग अलग स्ट्रिंग्स में आ गए हैं, ठीक है। ये एक अलग टेक्स्ट नोड है, एक दूसरा टेक्स्ट नोड है। यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज़ में देखोगे तो ये अलग अलग टेक्स्ट नोड्स हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो रही है। तो ये मतलब इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है चीज़ों को। और यहाँ पे हम डायनेमिक वैल्यूज डाल सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। हम यहाँ पे एक्चुअल में कंसोल लॉग भी लिख सकते हैं, लेकिन कंसोल लॉग लिखने से क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर हाई लिख देता हूँ या कुछ भी कंसोल लॉग लिख देता हूँ तो इसकी रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जो कि होती है अनडिफाइंड। और जो रिएक्ट होता है अनडिफाइंड पेज पे नहीं शो करता है, ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू आएगी अनडिफाइंड आएगी। मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ, ये इसने क्या किया है चेंज करके, यहाँ पे अगर स्क्रिप्ट टैग में जाएंगे तो यहाँ पे ये देखो कंसोल लॉग यहाँ पे एज इट इज इसने डाल दिया। तो कंसोल लॉग की जो वैल्यू रहेगी अनडिफाइंड रहेगी और रिएक्ट जो है अनडिफाइंड को इस अपने पेज पे दिखाता नहीं है। अगर हम यहाँ पे, लेकिन ये रन करेगा, रन कर देगा। जैसे कंसोल लॉग हमने ये किया है, हमारे कंसोल में ये प्रिंट होके आएगा। कंसोल में देखो ये प्रिंट होके आ रहा है, तो चल रहा है। अगर हम यहाँ पे सीधा अगर अनडिफाइंड भी लिख देते हैं तो इसको ये शो नहीं करता है, ठीक है, अनडिफाइंड को नहीं शो करता है और शायद नल को भी नहीं शो करता है। मैं यहाँ पे नल लिख देता हूँ तो भी नहीं शो करता है। और मैं अगर यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ, देखता हूँ शो करता है कि नहीं, ट्रू भी नहीं शो करता है, फॉल्स भी नहीं शो करता है, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज होती हैं जिसको रिएक्ट डायरेक्टली पेज पे नहीं शो करता है। अगर हमें शो करवाना है तो हमें इसको स्ट्रिंग में करवाना पड़ेगा। मतलब स्ट्रिंग मतलब देखते हैं स्ट्रिंग में कैसे करते हैं। जो फॉल्स है
डॉट टू स्ट्रिंग, हाँ इस तरह से कर सकते हैं। तो हमें एक बार स्ट्रिंग में करवाना होगा इसको, फिर हम शो कर पाएंगे। डॉट टू स्ट्रिंग ये कर देंगे इस तरह से, तो ये फॉल्स यहाँ पे दिखने लगा। और अगर स्ट्रिंग में ही दिखाना है तो बेसिकली यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा फॉल्स ऐसे ही लिख दो, तो ऐसे ही दिख जाएगा एकदम टेक्स्ट की तरह दिख गया। क्या ज़रूरत है इतना मेहनत करने की। तो ये कुछ कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो कि रिएक्ट जो है वो पेज पे नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता है, जब हम आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्यों नहीं दिखाता है रिएक्ट। कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण से दिखाता नहीं है, लेकिन अगर हमें दिखाना है तो हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं, नहीं तो हम बिना इसके मतलब करली ब्रैकेट का यूज़ किए अगर लिखेंगे तो ऑटोमेटिक वो सारी वैल्यूज दिख जाएंगी। तो यहाँ पे हम कोई भी जावास्क्रिप्ट का लॉजिक, कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 + 8 कर सकता हूँ, 8 5 13, तो यहाँ पे 13 दिखाएगा ये। तो इस तरह से हम कोई भी लॉजिक यहाँ पे रन कर सकते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को Ctrl+Z करूँ पूरा, मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें डबल करली ब्रैकेट क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि ये इतना पूरा HTML है अभी तक चल रहा है ना, ये सब कुछ HTML चल रहा है। अब HTML में अगर हमें जावास्क्रिप्ट लिखना है तो हमें पता है कि हमें करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना है, स्टाइल का जो पूरा वैल्यू है वो पूरा ऑब्जेक्ट होगा। तो ये अंदर वाला चीज़ ऑब्जेक्ट है और बाहर वाला चीज़ जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए है। ये जो JSX है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए है। और JSX का फुल फॉर्म मैंने नहीं बताया क्या होता है। JSX का फुल फॉर्म होता है बेसिकली जावास्क्रिप्ट XML, ऐसा कुछ मतलब समझ सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट XML होता है, और समझ सकते हो क्या, यही होता है फुल फॉर्म। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जावास्क्रिप्ट XML, तो बेसिकली ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम HTML लिख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है जावास्क्रिप्ट XML। तो ये होता है बेसिकली JSX। उसके अंदर हम डायनेमिकली कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिख सकते हैं, और फिर वो हमारा पूरा HTML रेंडर कर देगा। तो ये बेसिकली हमने जितना भी ये पूरा HTML लिखा है, ये HTML नहीं है, HTML का DOM वाला एलिमेंट नहीं क्रिएट कर रहा है। ये सब कुछ यूज होके React.create में बदला, और फिर React.element क्या क्रिएट करेगा, ऐसा ही यही क्रिएट कर रहा है React.create, एकदम सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। और फिर जो एक्चुअल काम है वो ये कर रहा है, root.render। यहाँ पे हम पूरा ऑब्जेक्ट पास करते हैं, फिर वो एलिमेंट में, एक्चुअल DOM एलिमेंट में क्रिएट करके चीज़ों को अपेंड करता है, फिर हमारे DOM में शो होने लगती हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यू आर यूजिंग इन ब्राउजर, और फिर ये प्री कंपाइल, मतलब बोल रहा है बेसिकली ये चीज़ तुम नहीं यूज़ करो तो ज़्यादा सही है, तुमने इन ब्राउजर ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया है, इसको यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। तो फिर अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि हम इसको npm का यूज़ करके करें, हम कमांड लाइन का यूज़ करके करें बेबल को। तो चलो देखते हैं, फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, इसका जो लिंक है इस पर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे कहीं दिखा रहा होगा कि CLI, ठीक है, CLI का यूज़ करके हम कैसे करेंगे। तो ये पूरा यहाँ पे npm सेव बेबल कोर बेबल CLI ये सब बोल रहा है, तो इसको हम करते हैं। चलो हम CLI का यूज़ करके करेंगे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से बेबल को, और यहाँ पे मैं टाइप बेबल ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैंने हटाया एरर आने लगी है, तो ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे npm init करता हूँ, init-y ये कर देता हूँ। npm का बेसिकली एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, और फिर बेबल का ये पूरा कमांड रन कर देंगे। --shapedev इज इक्वल टू, जो shapedev लिखा है वो बेसिकली dev डिपेंडेंसी के रूप में इन सबको इंस्टॉल करेगा। इसका शॉर्टकट होता है D, मतलब -D ये होता है। तो ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं, बेबल CLI और बेबल कोर इंस्टॉल हो गया है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कुछ कमांड रन करनी होगी, और ये देखो बेबल src और फिर ये, ठीक है। हमें बेसिकली हम बेबल कमांड रन करेंगे, और हम बताएंगे कि हमारी जो कौन सी जो फाइल है, जो हमारी फाइल है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये एक बिल्ड कमांड है, इसको हम बिल्ड स्क्रिप्ट है, इसको हम अपने package.json में ऐड कर दें। तो चलो इसको ऐड कर देते हैं। और बेसिकली ये क्या है, ये हम बता रहे हैं कि किस डायरेक्टरी के अंदर हमारे सारे जो फाइल्स हैं
उसको स्कैन करना है और किस डायरेक्टरी के अंदर आउटपुट करना है। बेसिकली ये क्या करेगा, ये सोर्स फोल्डर देखेगा, सोर्स फोल्डर के अंदर जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं उसको ये चेंज करके lib फाइल के अंदर डाल देगा। तो ये है, तो हमारी जो फाइल है सोर्स फाइल के अंदर तो है नहीं, सोर्स फोल्डर के अंदर तो है नहीं। हम लिखेंगे ./script.js ये कर देंगे, और फिर यहाँ पे लिव फोल्डर के अंदर आउटपुट करवाएं, या तो हम किसी और आउटपुट फोल्डर के अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट फोल्डर के अंदर हम जो भी आउटपुट है उसको प्रिंट करवाएंगे, और फिर यहाँ पे हम रन करते हैं npm run build। ये वाली कमांड रन करने के लिए हमें लिखना होगा npm run build। इतना करके एंटर अगर हम प्रेस करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, चलता है कि नहीं। और मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत होगी यहाँ पे, तो ये अटक गया है, जैसे कि कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, ना तो कुछ बोल रहा है ना तो कुछ कर रहा है ये। एक मिनट, मैं यहाँ पे कोई lib जो था वही कर देता हूँ। ठीक है, मैं फिर देखता हूँ अभी क्या होता है। शायद आउटपुट उसकी कोई कमांड थी, आउटपुट में भी उसका कोई बेबल का कुछ हो। तो अभी ये बोल रहा है कोई फाइल ओपन करो, लेकिन हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जा रही फाइल, और फिर से कुछ नहीं हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि इसको जो बेबल की फाइल चाहिए, ये जो हम कमांड रन करते हैं ना, तो उसको बेबल की फाइल यहाँ से चाहिए, नोड मॉड्यूल से, लेकिन इसको ये ऊपर जो हमने फाइल रखी थी ये मिल जा रही है। तो इसको हम डिलीट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से अनलिंक कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर से हम इसको रन करवाते हैं, npm run build करते हैं, तो script.js फाइल को लेगा और लिव फोल्डर के अंदर आउटपुट कर देगा, लेकिन इसने किया नहीं, इसने कुछ एरर दिया है। चलो देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पे ये बोल रहा है यहाँ पे कि JSX isn't currently available, मतलब इनेबल बोल रहा है, JSX जो है वो इनेबल नहीं है। तो JSX को इनेबल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इस एरर को हम कॉपी करते हैं और हम सर्च करते हैं गूगल पे, देखते हैं कैसे हम इसको इनेबल करते हैं। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है। ये देखो स्टैक ओवरफ्लो का लिंक आ गया है, यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स हैं। तो ये बोल रहा है एक .babelrc नाम से फाइल क्रिएट करो और उसके अंदर इतना चीज़ रखो। तो यहाँ पे हम एक .babelrc नाम से फाइल क्रिएट करते हैं, एकदम बाहर ही ग्लोबल में। तो एक ये क्या होती है, ये बेबल की कन्फिग फाइल होती है, जैसे हमने टेलविंड की कन्फिग फाइल पढ़ी थी ना, और npm की भी कन्फिग फाइल होती है, ऐसे ही बेबल की कन्फिग फाइल है। और इसके अंदर ये इतना चीज़ हमें लिख देना है। तो इतना लिखने से क्या होगा, एक बार मैं फॉर्मेट करता हूँ इसको, ये प्रिटियर का यूज़ करके फॉर्मेट कर दिया है। और ठीक है, यहाँ पे हमें एक्चुअल में केवल एक की ही ज़रूरत है, दोनों की ज़रूरत नहीं है, एक की ही ज़रूरत है। और हम अगर अभी इसको रन करें एक बार फिर से वही बेबल वाला, ठीक है, मतलब उतना कर दिया, लेकिन हम फिर से रन करते हैं npm run build, तो फिर से एरर आ गई। अब ये बोल रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, ये वाला मॉड्यूल जो है जो तुमने यहाँ पे लिखा है इसको मिला नहीं है, तो इसको हमें इंस्टॉल करना होगा। अभी यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे ये है नहीं, एक बार हमें इंस्टॉल करना होगा npm i-d, यानी कि एज अ डेव डिपेंडेंसी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, और शायद बाद में लिखते हैं -d, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बाद में ही लिख देते हैं -d। ये कर दिया और ये इंस्टॉल हो गया, मतलब यहाँ पे प्रीसेट रिएक्ट ये करके आ गया है। अभी हम अगर रन करें npm run build, तो अभी देखना ये लिव फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है और सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, और लिव फोल्डर के अंदर हमारी एक नई script.js क्रिएट होके आ गई है। तो सही है, काफ़ी मस्त है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सब कुछ react.createElement में चेंज हो चुका है। तो अब हम ये वाली script.js को लिंक नहीं करेंगे HTML से, हम लिंक करेंगे lib/html। ठीक है, मतलब ये कर देंगे हम, बस यहाँ पे लगा देंगे lib/script.js, यानी कि हम इस वाली फाइल को लिंक कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सही चल रहा है। अगर हम Ctrl+Z करें तो script.js में एरर थी, क्योंकि वहाँ पे HTML का सिंटैक्स था। हम यहाँ पे अगर Ctrl+Z करके फिर से ये कर दें तो सही हो गया, ये एकदम मस्त चल रहा है। तो इस तरह से ये कन्वर्ट कर दिया इसने। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो script.js लाइन नंबर 26 ये दिखा रहा है, और ये देखो ये दिखा रहा है script.js लाइन नंबर 26 से ये प्रिंट होके आ रहा है, और ये हमें पूरा एकदम से कचड़ा कोड दिखा रहा है।
कचड़ा यानी कि जो हमने कोड लिखा है वो कोड नहीं दिखा रहा है। हमने कौन सा कोड लिखा है? हमने कोड ये लिखा है, कहाँ गया? हमने ये कोड लिखा है, लेकिन इस केस में हमें क्या दिखा रहा है? हमें ये वाला कोड दिखा रहा है। तो डिबगिंग में अच्छा नहीं रहेगा उतना। हम अगर डिबगिंग करने जाएंगे तो script.js ये वाली फाइल दिखाएगा। तो इसी के लिए सोर्स मैप जरूरी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इसका सोर्स मैप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने ये फाइल बेबल का यूज करके आउटपुट तो करवा दी, चल भी रही है, सही चल रही है, लेकिन हम डिबग नहीं कर पाएंगे अच्छे से। हमें डिबगिंग में दिक्कत होगी अगर ऐसे ही करेंगे। लेकिन ये इस तरह से करना अच्छा मेथड होता है। मतलब वो जो हमने यूज किया था ना CDN लिंक, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा मेथड है। अभी हमें बस यहाँ पे सोर्स मैप को जनरेट करवाना है और हमें समझना है कि सोर्स मैप क्या होते हैं, उसका कैसे यूज करके हम चीज़ों को डिबग करते हैं, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही देखेंगे सोर्स मैप क्या होता है। उसके ऊपर मैं एकदम से अलग वीडियो बना दूंगा और हम लोग एक अपना खुद का सोर्स मैप यहाँ पे जनरेट करवाएंगे और उसको यहाँ पे लिंक करवाएंगे इस फाइल में, ताकि हम यहाँ पे अच्छे से डिबग कर सकें। जो हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमें अपनी वाली फाइल दिखे, जो हमने अपना कोड लिखा है। अपना कौन सा? हमने ये वाला कोड लिखा है, तो हमें ये वाला कोड दिखे, ये वाला कोड ना दिखे जो यहाँ पे आ रहा है। तो चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको JSX अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको बेबल का क्या काम होता है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेबल बेसिकली एक कंपाइलर है जो कि नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट को और JSX को नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है और फिर हम उसको अपने ब्राउज़र को दे देते हैं। ब्राउज़र फिर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को बड़े आराम से समझता है। तो ये जो भी हमने जावास्क्रिप्ट लिखी है, ये हमारे ब्राउज़र में बिल्कुल भी रन नहीं होती है। ये हमारा बेबल रन करता है, इसको चेंज करके दूसरी तरह की जावास्क्रिप्ट आउटपुट करता है। फिर बड़े आराम से हमारा ब्राउज़र समझ सकता है उसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, रत्ती सा भी डाउट है अगर आपका, या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ लेना। आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सोर्स मैप क्या होता है और बस वही। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्स मैप देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।